नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए हम लाते हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है और बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके उसको तैयार किया जाता है और जहाँ जहाँ भी आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा वहाँ पर यह हमारी श्रृंखला बहुपयोगी सिद्ध होगी। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपी पीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी परीक्षाएं जो बहुप्रतीक्षित हैं, जहाँ जहाँ भी सामान्य अध्ययन आएगा वहाँ पर यह श्रृंखला हमारी बहुपयोगी सिद्ध होगी। और 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए जाते हैं एक प्रश्न में, तो सही विकल्प के साथ साथ हमारा प्रयास रहता है कि बचे विकल्पों पर भी हम चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो रोज की भारतीय राज्य व्यवस्था से लिया गया है और भारतीय राज्य व्यवस्था की बड़ी निर्णायक भूमिका होती है सामान्य अध्ययन में। तो प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख है? भारत के संविधान में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है और इसके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प आपके सामने है मौलिक अधिकारों में, दूसरा विकल्प है प्रस्तावना में, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और चौथा है भाग 5 में। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो हमारे आज के इस पहले प्रश्न का सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने की जो भावना है उसका उल्लेख किया गया है। और यह किस भाग में है तो ये भी हम लोग जानेंगे। तो इसका वर्णन भाग 4 में, याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भाग 4 में उल्लिखित है संविधान में। और भाग 4 का जो पहला अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक है तो याद रखिएगा, भाग 4 का जो पहला अनुच्छेद है वह है 36। भाग 4 का जो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक भाग 4 का उल्लेख किया गया है। भाग 4 जो वर्णित है वह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। और भारत की जो संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की जो भावना है उसको बढ़ावा देने का उल्लेख कहाँ पर है तो आप बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन भाग 4 में है और भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। यदि आपसे यह पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान या उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 51 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भाग 4 का अंतिम अनुच्छेद है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 भारत भाग 4 का अंतिम अनुच्छेद है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है तो आपको पता होगा, मैं पूर्व के वीडियो में बता भी चुका हूं, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ग्रहण किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अब बचे विकल्पों पर चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन कहां पर है संविधान में तो भाग 3 में। याद रखिएगा, भाग 3 में है। इसका स्रोत क्या है तो आप बताएंगे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इनको ग्रहण किया गया है। और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सार तत्व कहा जाता है, पूरा भारतीय संविधान का निचोड़ है, याद रखिएगा प्रस्तावना। और प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जो आगे चल करके संविधान की उद्देशिका का आधार बना था, यह भी आपको याद रखना है। और भाग 5 अर्थात इसमें संघ की कार्यपालिका, भारत के राष्ट्रपति, संघ के पदाधिकारी, भारत की संसद जैसी तमाम चीजें इसमें शामिल की गई है भाग 5 में, यह भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जन आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं चलाया गया था? याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जन आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं चलाया गया था? हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे में से पूछें जिनका उत्तर नहीं में देना होता है, क्योंकि परीक्षा में जब नहीं वाला प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो गलती की संभावना वहां पर बढ़ जाती है। तो हमें 2 बार प्रश्न को पढ़ना है कम से कम सावधानी पूर्वक। निम्नलिखित में से कौन सा जन आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं चलाया गया था? याद रखिएगा, नहीं पूछा गया यहाँ पर आपसे, नहीं चलाया गया था। पहला है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल और चौथा है स्वदेशी आंदोलन।
हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी की कोई भूमिका नहीं थी, यह भी आपको याद रखना है। और यह आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जो है, यह बंगाल विभाजन के विरोध में चला था। याद रखिएगा, यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। कहां से शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा कलकत्ता से शुरू हुआ है। कलकत्ता मतलब बंगाल। ये बड़ा जन आंदोलन था और करजन के शासनकाल में, करजन ये वायसराय थे उस समय, और बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। याद रखिएगा। और इससे करजन के द्वारा या ब्रिटिश सत्ता के द्वारा उस समय की भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नष्ट करने का प्रयास भी किया गया था। और आज़ादी के लक्ष्य को प्राप्त करने के जो आंदोलन चल रहे थे उनसे लोगों को भटकाने का भी प्रयास किया गया था। और एट लास्ट ये जो स्वदेशी आंदोलन है ये सफल भी हुआ। आंशिक रूप से इसको कुछ इतिहासकार सफल भी मानते हैं, कुछ असफल भी मानते हैं। और इस जन आंदोलन सहित तमाम विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द भी करना पड़ा ब्रिटिश सरकार को, यह भी आपको याद रखना। इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे? तो आपको याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, इनकी भूमिका सक्रिय रूप से रही थी, यह भी आपको याद रखना है। तो बचे हुए विकल्पों पर भी हम चर्चा करेंगे। बचे हुए विकल्पों पर अगर बात करें तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में चला था और इसमें सक्रिय भूमिका महात्मा गांधी की थी। और महात्मा गांधी के द्वारा कहा भी गया था करो या मरो, ये भी याद रखिएगा, डू और डाई, ये भी यहाँ पर कहा गया। और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ये बहुत बड़ा जन आंदोलन था और इसमें बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई थी, ये भी आपको याद रखना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इसका प्रभाव क्षेत्र या इसका जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था? तो बिहार से, चंपारण बिहार में है, ये भी याद रखना है, बिहार। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। अहमदाबाद कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। और वहाँ की जो कपड़ा मिल थी, वहाँ के कर्मचारियों को प्लेग का बोनस ब्रिटिश सरकार के द्वारा न दिए जाने के कारण ही महात्मा गांधी को इस आंदोलन की कमान संभालनी पड़ी। और इस आंदोलन का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बिहार है, याद रखिएगा, और गुजरात है। और गुजरात में कहाँ है? तो आपको याद रखना अहमदाबाद। अब इस प्रश्न की जो हमने व्याख्या आपको दी है, आपसे भविष्य में पूछा भी जा सकता है कि इनका क्रम लगाइएगा, सूची मिलान करिएगा। तो ये व्याख्या अगर आप नोट करते हैं और नियमित हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, व्याख्या आपको पसंद आ रही है, तो भविष्य में अगर यदि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सुमेलित करिए, सूची मिलाइए या इसको क्रम में रखिएगा, तो वहां पर आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिणी पठार से आकर गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन है? याद रखिएगा, दक्षिणी पठार से सीधे गंगा में मिलने वाली निम्नलिखित में से नदी कौन है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। यह प्रश्न भारत के भूगोल से लिया गया है और नदी अपवाह तंत्र जो चैप्टर है उससे इस प्रश्न को लिया गया हमारी टीम के द्वारा। दक्षिणी पठार से आकर गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन है? 4 विकल्प यहां पर है, गोमती, यमुना, सोन और रामगंगा। गोमती, यमुना, सोन और रामगंगा, ये भी आपको याद रखना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है सोन। सोन नदी दक्षिणी पठार से आकर गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख नदी है, याद रखना आपको। और सोन का उद्गम अमरकंटक के निकट अनूपपुर जिले से होता है, याद रखिएगा। सोन का उद्गम, सोन नदी का उद्गम अनूपपुर, अनूपपुर कहां पर है? तो अमरकंटक के निकट है, अमरकंटक कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। वहां से नदी निकलती है और पटना, बिहार, पटना बिहार
के पास गंगा में मिल जाती है। याद रखना आपको, दक्षिणी पठार से गंगा में आकर मिलने वाली प्रमुख नदी सोन है। सोन का उद्गम अनूपपुर अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है और यह पटना बिहार के निकट गंगा से मिल जाती, गंगा से इसका संगम हो जाता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। अब बचे हुए विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे। गोमती, पहला विकल्प यहां पर दिया है गोमती। गोमती का उद्गम फुल्लर झील से होता है और फुल्लर झील माधो टांडा के निकट जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा और पूर्व की परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। लोक सेवा उत्तर प्रदेश में भी जो परीक्षाएं आयोजित होती पीसीएस की, उनमें पूछा गया था कि इसका उद्गम कहां पर है गोमती का। तो गोमती का उद्गम है फुल्लर झील। याद रखिएगा, फुल्लर झील, माधो टांडा पीलीभीत, माधो टांडा जनपद पीलीभीत। राज्य कौन सा होगा? अपना उत्तर प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। तो ये नदी भी गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम फुल्लर झील से होता है, जो कि माधो टांडा कस्बे के पास में है या पीलीभीत जनपद में है। ये भी याद रखना है। यमुना, इसका उद्गम उत्तराखंड में बंदरपूंछ नाम की पहाड़ी से होता है। बंदरपूंछ, बंदरपूंछ नामक पहाड़ी से होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां पर, याद रखिएगा। और यह भी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये भी याद रखिएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ये भी याद रखना आपको। और रामगंगा, इसका उद्गम भी उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल, याद रखिएगा, पौड़ी गढ़वाल के दूधातोली, दूधातोली, याद रखिएगा, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के दूधातोली नामक स्थान से होता है और यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, यह भी याद रखना आपको। और रामगंगा का संगम कन्नौज में होता है, कन्नौज के निकट, कन्नौज के पास रामगंगा गंगा में मिल जाती है, यह भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया था दक्षिणी पठार से आकर गंगा मिलने वाली प्रमुख नदी कौन? उत्तर हो गया हमारा सोन। और पहला विकल्प यहां पर गोमती दिया है। तो गोमती के बारे में यह भी आप जान लीजिएगा, यह प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गंगा की ऐसी सहायक नदी बताइएगा, प्रमुख सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से है। यहां पर प्रश्न आपसे पठार से पूछा गया है और यह भी आपको याद रखना कि मैदानी भाग से निकलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो आपका उत्तर होगा वहां पर गोमती। फुल्लर झील, माधो टांडा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है, याद रखना है आपको। और गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किन प्राचीन ग्रंथों में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किन प्राचीन ग्रंथों में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है अगुंतर निकाय व भगवती सूत्र। दूसरा विकल्प यहां पर आपके सामने रामायण व महाभारत। तीसरा विकल्प है अर्थशास्त्र व मुद्रा राक्षस। और चौथा विकल्प है मेघदूत व चरक संहिता, मेघदूत या मेघदूतम व चरक संहिता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, ए वाला। 16 महाजनपदों का वर्णन अगुंतर निकाय व भगवती सूत्र दोनों में मिलता है, याद रखिएगा। और अगुंतर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है और भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। तो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के साहित्यों में 16 महाजनपदों की पुष्टि की गई, ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 16 में से 8 महाजनपद स्थित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपदों का भौगोलिक परिक्षेत्र विद्यमान है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगुंतर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है और भगवती सूत्र जो ग्रंथ है इसका संबंध जैन धर्म से है। और दोनों ने 16 महाजनपदों की पुष्टि की है, यह बात भी आपको याद रखनी है। अब बचे विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे। जो रामायण दिया है, रामायण और महाभारत, ये दोनों भारत के महाकाव्य हैं, याद रखिएगा। ये 2 भारत के बड़े महाकाव्य हैं, ये बात भी आपको रट लेनी है। रामायण के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना वेदव्यास, ये भी आपको याद रखना है। और महाभारत का प्राचीन नाम भी आप लिख लीजिएगा, जय संहिता। जय संहिता, जय संहिता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो महाभारत।
अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना कौटिल्य। कौटिल्य का एक नाम कौटिल्य भी है, एक नाम चाणक्य भी है, एक नाम विष्णुगुप्त भी है, एक नाम अजय भी है और एक नाम अंशुल भी है, ये भी याद रखना है। और ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, उनके पुरोहित भी थे, उनके प्रधान सलाहकार भी थे और ये भी याद रखिएगा उनके मतलब प्रमुख सलाहकारों में से उस वंश को स्थापित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। तो चाणक्य याद रखना है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अजय, अंशुल। आगे मुद्रा राक्षस, इसके रचयिता कौन है? तो विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखदत्त है। और मेघदूतम, इसके रचयिता कौन है? तो महाकवि, आदि कवि कालिदास। और चरक संहिता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता खुश चरक हैं, जो कि एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। यह भी बात आपको याद रखनी है। अगर भविष्य में आपसे परीक्षा में पूछा गया इनके लेखक बताइए, इनके बारे में बताइए, सूची का मिलान करिए, तो वहां पर यह व्याख्या आपके काम आने वाली। आप नोट्स बनाते रहिएगा प्रॉपर और हमें कमेंट के माध्यम से सूची जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए, विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? जो वर्ष 2025 का हिंदी दिवस है, इसकी थीम क्या रही है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी व्याख्या से संतुष्ट है। तो पहला है हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति, दूसरा है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, तीसरा विकल्प है हिंदी में नवाचार और चौथा विकल्प है हिंदी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विकल्प तक पहुंच चुके होंगे कि जो हिंदी दिवस 2025 में मनाया गया इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है, जो हमारा सही विकल्प आज का, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज जो है या हिंदी दिवस की थीम है 2025 की, यह भी आपको याद रखना है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे पूछा गया यहां पर विश्व हिंदी दिवस, याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, नोट भी करिएगा। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, याद रखना है आपको, 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत की संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर वर्ष 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा, न कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। अगला है, मानव रुधिर का पीएच मान लगभग कितना होता है? यह प्रश्न जीव विज्ञान से लिया गया है। मानव रुधिर का जो पीएच मान है वो लगभग कितना होता है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, 5.1, 2.3, 6.1 और अंतिम विकल्प है 7.4। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो मानव रुधिर का जो पीएच मान लगभग में है वो कितना है? 7.4। पीएच मान का निर्धारण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई भी चीज क्षारीय है या अम्लीय है। ये बात आपको याद रखनी है। क्षारीयता और अम्लीयता का मान ज्ञात करने के लिए पीएच मान को जानना बहुत जरूरी होता है। और मानव रक्त का जो पीएच मान है लगभग कितना है? 7.4 है। आगे बढ़ते हैं, आज की श्रृंखला का अगला प्रश्न है, रानी की वाव जो 100 रुपए के नोट पर छपी है वह किस राज्य में है? बहुत बढ़िया सवाल आपके लिए है। रानी की वाव जो 100 रुपए के नोट पर छपी है, भारतीय मुद्रा जो पत्र मुद्रा 100 रुपए की है उस पर छपी है, वह किस राज्य में, यह आपको बताना है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, 4 विकल्प यहां पर दिए गए। जैसा कि हमारी श्रृंखला में उनकी हम व्याख्या भी करते हैं, बचे वाले विकल्पों की भी। महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है या मध्य प्रदेश में, ये बात आपको याद रखनी कहां पर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। जैसा कि आप सभी का सुझाव आया था कि कुछ समय हुए उत्तर चुनने का दिया जाए, तो इस प्रश्न का सही जवाब है रानी की वाव कहां पर है? तो गुजरात में है, याद रखना है। 100 रुपए की भारतीय पत्र मुद्रा पर उसको अंकित किया गया है, लिखिएगा, आप नोट करिएगा इसके बारे में। रानी की वाव गुजरात के पास पाटन में स्थित है। रानी की वाव कहां है? तो राज्य आपसे पूछा गया गुजरात, तो गुजरात के पास, गुजरात के पाटन में, गुजरात के पाटन नाम की एक जगह है, वहां पर स्थित है ये। और ऐतिहासिक बावड़ी है, ये क्या है? ऐतिहासिक बावड़ी, ऐतिहासिक बावड़ी। बावड़ी का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है सीढ़ीदार कुआं, सीढ़ीदार कुआं। ये जल संरक्षण के लिए बनाया जाता था, सीढ़ीदार ये कुआं हो जाएगा, इसको बावड़ी बोलेंगे। और कहां पर है? तो पाटन में है, गुजरात में पाटन में रानी की वाव स्थित है, जो सीढ़ीदार कुआं। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी
इसका निर्माण कब हुआ? तो 11वीं, नोट करिएगा, 11वीं शताब्दी में वहां के राजा थे भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम की पत्नी, भीमदेव प्रथम की पत्नी, भीमदेव प्रथम की पत्नी कौन थी? याद रखना आपको, भीमदेव प्रथम की पत्नी थी रानी उदयमती। रानी उदयमती, रानी उदयमती के द्वारा करवाया गया था। तो 100 रुपए की जो नोट है उस पर रानी की बाव है, छपी हुई है, और यह एक सीढ़ीदार कुआं है, और 11वीं शताब्दी में भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयमती के द्वारा इसको बनवाया गया था जल संरक्षण के लिए। यह ऐतिहासिक बावड़ी है और पाटन में स्थित है, गुजरात में। यह भी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आपके सामने है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, यह आपको बताना है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है कैनिंग, दूसरा विकल्प है डफरिन, और तीसरा विकल्प है इरविन, और चौथा और अंतिम विकल्प है कर्जन। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कैनिंग। कैनिंग के शासनकाल में, कैनिंग के सहयोग से कहिएगा या कैनिंग की अनुमति से कहिएगा या कैनिंग के शासनकाल में कहिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया गया था। और इसके जो जनक हैं या इसके जो पहले निदेशक बताए गए अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी बात आपको याद रखनी है। भारतीय पुरातत्व जो संगठन है इसका गठन किसके शासनकाल में हुआ? तो कैनिंग के शासनकाल में हुआ, और इसके जो पहले निदेशक बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, विकल्प में दिए हैं डफरिन। बचे हुए विकल्पों पर अगर हम चर्चा करें, डफरिन। कैनिंग के बारे में जान लीजिएगा, कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, प्रथम वायसराय थे, ये प्रथम वायसराय हुए हैं। और इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह भी होता है, जब ये गवर्नर जनरल की भूमिका में थे, तब इनके शासनकाल में पहली बार 1857 की क्रांति भी होती है, और फिर गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके कर दिया गया वायसराय, याद रखिएगा। डफरिन के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में होती है? डफरिन। याद रखिएगा, इरविन के शासनकाल की सबसे बड़ी घटना है गांधी और इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, और ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। याद रखिएगा, डेट भी आपको याद रखनी, 5 मार्च 1931। कर्जन के समय की सबसे बड़ी भूमिका है, जो बड़ी घटना है, बंगाल का विभाजन। अभी मैं पूर्व में आपको बता भी चुका हूं, बंगाल का विभाजन। कर्जन के शासनकाल की सबसे बड़ी घटना है बंगाल का विभाजन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आज की श्रृंखला का आपके सामने है। 26 नवंबर 2025 को कितनी भारतीय भाषाओं में संविधान को डिजिटल रूप में जारी किया गया है? यह प्रश्न करंट अफेयर्स का है, याद रखिएगा। और लास्ट के 1 से 2 प्रश्न आपके लिए हम करंट अफेयर्स के लेकर के आते हैं, और संभावना रहती है कि यदि भविष्य में आप परीक्षा देने जाएं तो वहां पर ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। 26 नवंबर 2025 को कितनी भारतीय भाषाओं में संविधान को डिजिटल रूप में जारी किया गया है? विकल्प आपके सामने है, और इस प्रश्न पर आपको हम समय भी दे रहे हैं, आप अपना विकल्प चुनिएगा। 22, 14, 28 और 9। 22, 14, 28 और 9। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विकल्प तक पहुंच चुके होंगे। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है 9। आज के इस प्रश्न का सही जवाब है 9। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय संविधान दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है यह दिवस? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कर लिया था। याद रखिएगा, संविधान सभा के द्वारा बने हुए भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस वर्ष अर्थात वर्ष 2025 में
भारत सरकार के द्वारा 9 भाषाओं को डिजिटल रूप में जारी किया गया। 9 भाषाओं में संविधान को डिजिटल रूप में जारी किया गया। वो कौन कौन सी भाषाएं आप नोट करिएगा? मलयालम, मराठी, नेपाली। मलयालम, मराठी, नेपाली। याद रखिएगा, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी। पंजाबी, बोडो, कश्मीरी। पंजाबी, बोडो, कश्मीरी। तेलुगु, ओडिया और असमिया। तेलुगु, ओडिया और असमिया। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपको नोट कर लेना है, या प्रश्न आगे तक आपके काम आएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इनमें की कोई 3 भाषाएं आपको प्रश्न में रखी मिलेंगी या विकल्प में रखी मिलेंगी। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी इनमें की भाषा है जो सम्मिलित नहीं है। बहुत सारे छात्रों के मन में पहला विकल्प आया होगा कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और 22 भाषाओं को ही डिजिटल रूप में जारी कर दिया गया। तो सही जवाब हो गया 9, और 9 भाषाएं यहाँ पर लिखी हैं। इन 9 भाषाओं में राष्ट्रीय संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस 2025 26 नवंबर की तिथि को भारत सरकार के द्वारा भारत के संविधान को डिजिटल स्वरूप में जारी किया गया है। याद रखिएगा। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न आपके सामने है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? आगामी वर्ष के लिए सूचकांक जारी कर दिया गया है, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 23वां है, 10वां है, 40वां या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो इसमें भारत का स्थान 23वां है, याद रखिएगा। और यह जो सूचकांक है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट मिल करके यह सूचकांक जारी करते हैं। तो भारत का जो इस बार स्थान है वह 23वां स्थान है। याद रखिएगा, 23वें नंबर पर भारत है। हमारी श्रृंखला आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।